नमस्कार, मैं अतुल द्विवेदी स्वागत करता हूं आप सभी का सटीक नेटवर्क पे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी-सी अपील कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो कृपया हमारे वीडियोस को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं संसद की। इस समय संसद जो है ना बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई जब से बीजेपी की सीटें कुछ कम हुई हैं और विपक्ष थोड़ा मजबूत हुआ है। 10 साल बाद आपको पता ही होगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन का ऑफिशियली पद जो है तो कांग्रेस को मिला है या फिर किसी भी पार्टी को। इससे पहले कोई लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं हुआ करता था। आपको परसों की वीडियो की याद होगी कि राहुल गांधी ने चक्रव्यूह का सहारा लेकर के और कुछ सरकार को घेरने का प्रयास किया था और अलग-अलग मुद्दों पे बात की थी। तो क्यों ना आज उसी चक्रव्यूह से बात की जाए। अब कल अनुराग ठाकुर जी ने चक्रव्यूह पे बात चालू करी और मैं क्योंकि आज निर्मला सीतारमण जी जो हैं, उनके भाषण के बारे में बात करना चाहता था, पर मैं चाहता हूँ कि पहले आपको उनके बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया, तो इसलिए मैं उनके मुद्दे से बात चालू करना चाहता हूँ। बात ऐसी है कि चक्रव्यूह में हुआ क्या था? तो जब भी हम बात करते हैं, तो कई लोगों के रोल्स आते हैं कि उन्होंने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया, किसने क्या किया, ये सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलती है। तो अगर हम बात करें तो कौन-कौन से योद्धा थे जिन्होंने चक्रव्यूह के अंदर अभिमन्यु की अ, की जब हत्या हुई या अभिमन्यु तब कौन-कौन से वॉरियर थे जिन्होंने उन पे अटैक किया था? वैसे तो वॉरियर्स कई सारे थे। आपको बता दें कि वो 7-8 नहीं थे, कई सारे वॉरियर्स थे। लेकिन इसमें क्या होता था कि रथी, महारथी ऐसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था। महारथी मतलब सबसे बड़ा योद्धा, सबसे बड़े जो योद्धा होते थे सेनापति के बाद, उसके बाद महारथी हुआ करते थे। तो महारथी जो थे, उन महारथियों में 5 महारथी जो थे वो उल्लेखनीय हैं इसमें द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा। ये 5 महारथी थे। इसके बाद शकुनी दुशासन के पुत्र का पुत्र, उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो महाराज शल्य जो कि उस समय महारथी नहीं माने जाते थे, उस वॉर के समय पे। तो ये सारे लोग जो थे, तो उनको माना जाता था कि वो रथी हैं, महारथी नहीं रथी थे। तो बेसिकली 5 महारथी थे जिन्होंने उस में भाग लिया था द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कृतवर्मा। यहाँ पे जयद्रथ का रोल ये नहीं था कि वो अभिमन्यु पे अटैक करना। जयद्रथ का रोल ये था, जयद्रथ को ये वरदान था कि वो किसी एक दिन जयद्रथ ने तपस्या करके ये वरदान प्राप्त किया था, किसी एक दिन जो है, तो वो पांडवों को रोक सकेगा। मार तो नहीं सकता है क्योंकि उसमें इतनी क्षमता नहीं थी, वो इतना बड़ा योद्धा नहीं था कि वो मार सके और इसका वरदान भगवान ने उसे उसे दिया भी नहीं। लेकिन उसे ये वरदान प्राप्त हुआ कि किसी एक दिन वो सारे पांडवों को रोक सकता है युद्ध में और वो उसको मार नहीं सकेंगे। और जयद्रथ ने उस दिन को चुना था कि जब चक्रव्यूह रचा गया तो जयद्रथ को उसी दिन उसने चुना और उसी दिन उसने पांडवों को रोका और अभिमन्यु तक सहायता नहीं पहुंच पाई, जिसकी वजह से अभिमन्यु अकेले पड़ गए और उनकी हत्या हो गई चक्रव्यूह के अंदर। चक्रव्यूह का जो अंतिम घेरा था उसके अंदर। तो बात ऐसी है कि जयद्रथ का का रोल जो है तो एक्टिवली मारने में नहीं था, जयद्रथ का रोल पांडवों को रोकने के लिए था। और उसमें 5 महारथी थे, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा और इसके अलावा जो थे शकुनी का बेटा, दुशासन का बेटा, दुर्योधन का बेटा, ऐसे 4-5 और लोग थे जो इसमें इन्वॉल्व थे, जो कि रथी की कैटेगरी में आते थे, जो कि महारथी नहीं थे। तो बेसिकली अगर कहा जाए तो राहुल गांधी जी की बात की जाए कि उसमें 6 वॉरियर थे, तो 6 से ज़्यादा वॉरियर थे। लेकिन अगर वो महारथी की बात कर रहे थे तो 5 महारथी थे। इसमें अनुराग ठाकुर की भी अगर मैं बात करता हूँ तो अनुराग ठाकुर ने कहा कि 7 महारथी थे जिसमें जयद्रथ भी था। नहीं, बिल्कुल जयद्रथ नहीं था उसमें। जयद्रथ का इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं था और जयद्रथ जो है तो सिर्फ रोकने का काम कर रहा था, जो कि सहायता पहुँचने से रोक रहा था। तो उनकी बात भी गलत साबित होती है। तो ये रहा चक्रव्यूह से रिलेटेड अभिमन्यु। अगर आपको जानना है तो द्रोण पर्व जो है महाभारत का, आप उसे पढ़िए। द्रोण पर्व में आपको सारी जानकारी मिल जाएगी।
अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं हम इसकी तरफ कि आखिर जो है तो कल डिस्कशन क्या हुआ और क्या-क्या चीज़ें जो है तो राहुल गांधी और विपक्ष के जब के हमलों के खिलाफ क्या-क्या अनुराग ठाकुर जी ने और निर्मला सीतारमण जी ने क्या-क्या जवाब दिए। अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी का नाम लिए बिना उन पर जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर निशाना साधते हुए ये कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं, वो गणना की बात कर रहे हैं। अब इसको कई सारे बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि ये उनकी जाति पूछी गई है। अब जिसकी जात का पता नहीं है, वो गणना की बात कर रहे हैं, मतलब इससे जाति पूछना, इससे तो मुझे समझ में नहीं आता कि इससे जाति कैसे पूछी जाती है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस से। जनरली जाति ऐसे पूछी जाती है, आपकी जाति क्या है? आप पहले अपनी जाति बताएँ। ऐसा पूछा जा सकता है। जिनको जो जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं, पहले वो अपनी जाति बताएँ, इस तरीके की बात कही जाती थी। लेकिन जब ये कहा जाता है जिसकी जात का पता नहीं, वो गणना की बात करे, ये काफ़ी अगर हमारे गाँव गाँव या देहात में जब हम इस तरह की कोई बात करता है, तो इसका अर्थ बहुत खराब माना जाता है। जो शायद अनुराग ठाकुर नहीं जानते होंगे या फिर बाद में उन्होंने रियलाइज़ किया है कि नहीं किया है, उनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया और उनके इस भाषण का जो है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पे इसका सपोर्ट किया है और उन्होंने कहा कि इसको ज़रूर सुनिए, एंडोर्स करा है उन्होंने। सदन में राहुल गांधी ने इस पर रिप्लाई करते हुए कहा कि आपको मेरा अपमान करना है, करते रहिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे माफ़ी नहीं मँगवाना चाहता और ना ही मुझे आपकी कोई माफ़ी चाहिए। म मैं ये लड़ाई लड़ता रहूँगा और आप जितना चाहें मुझे अपमानित करते रहें, लेकिन जब भी हमारी सरकार बनेगी तो मैं जातिगत जनगणना को पारित करवाना हम सुनिश्चित करेंगे कि जातिगत जनगणना हो। इसके बाद उन्होंने कई सारे और मुद्दों को उठाया। जैसे अनुराग ठाकुर ने कहा कि पहला चक्रव्यूह कांग्रेस जिसने देश को विभाजित किया। अब देश के विभाजन की कहानी ना बहुत अजीब-सी है। इस पे पता नहीं क्यों बीजेपी जो है तो हर बार पड़ जाती है। इसमें बार-बार जो है तो ऐसे लोगों का नाम आएगा जिसको शायद बीजेपी प्रेज़ भी करती है और जो उनके शायद सम्माननीय लोगों में से हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है उसमें। उसके बाद आता है दूसरा चक्रव्यूह प्रधानमंत्री जिन्होंने कश्मीर की समस्या दी। अब कश्मीर की समस्या दी कि सॉल्यूशन दिया कि क्या किया, ये भी बड़ा डिबेटेबल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने धारा 356 के धा सॉरी धारा 370 हटने के बाद अ, के लगने के समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन्होंने ये कहा था कि शायद ये धारा 370 जल्दी ही हटनी चाहिए और कुछ सालों में इसके कोई मायने नहीं रह जाएँगे और ये अपने आप चली जाएगी। नहीं गई, पता नहीं क्या कारण थे। जब बिल्कुल राजनीतिक कारण रहे होंगे, कांग्रेस भी इसके लिए ज़िम्मेदार है, जिन्होंने धारा 370 को इतने सालों तक ढोया और बिल्कुल डाइल्यूट करते रहे। कई सारे इसमें अमेंडमेंट्स आए जिसकी वजह से डाइल्यूट होते रहे। अलग झंडा, अलग ये काफ़ी सारी चीज़ें अलग हुआ करती थी, वो धीरे-धीरे करके खत्म हुई और फाइनली धारा 370 को खत्म करने की बात सरकार कहती है, जिसमें भी ऐसा कहा जाता है कि कुछ प्रावधान बदले हैं धारा 370 में, पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। ये काफ़ी डिबेटेबल बात है, तो अभी इस पे क्योंकि हम इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं इकट्ठा कर पाए, इसलिए हम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। फिर तीसरा चक्रव्यूह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। बिल्कुल, आपातकाल लगाया, इसमें कोई गलत बात नहीं है। पर अनुराग ठा हमेशा दिक्कत यही होती है कि अनुराग ठाकुर जो है तो उससे जस्ट पहले 3 साल 4 साल पहले का सबसे बड़ा इवेंट भूल जाते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके जो है तो देश की सबसे बड़ी समस्या जो कि ईस्ट और वेस्ट फ्रंट दोनों तरफ से खड़ी होने वाली समस्या को भी उन्होंने दूर किया था। चौथा चक्रव्यूह प्रधानमंत्री राजीव गांधी जिन्होंने बफोर्स और सिख नरसंहार कर दिया। बफोर्स घोटाले में कभी किसी का नाम प्रूव नहीं हुआ और कोई भी ऐसा आज तक डॉक्यूमेंट नहीं आया जिसमें यह कहा जा सके कि राजीव गांधी उसमें दोषी करार दिए गए थे। अब आरोप लगाना हो तो कई लोगों पे बहुत सारे आरोप लग सकते हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एसआईटी की जांच चलती रही, कई सालों तक एसआईटी की जांच चलती रही 2002 के दंगों को लेकर के। अमित शाह जी के ऊपर आरोप लगा था, कई सारे आरोप लगे थे एनकाउंटर और ये सारे चीजों से रिलेटेड।
तो वो सारी चीज़ें अगर आरोपों की बात की जाएगी तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन उसे कोर्ट में जाके प्रूव भी करना पड़ेगा। फिर उसके बाद सिख नरसंहार, बिल्कुल सिख नरसंहार बहुत ही बुरी निंदनीय चीज़ थी और इसके लिए लगातार जो है तो कांग्रेस के बड़े-बड़े प्रधानमंत्रियों ने और प्रधानमंत्रियों ने पार्टी अध्यक्षों ने भी इसके लिए माफ़ी माँगी और हर जगह इसके लिए खेद प्रकट किया गया है। पर मुझे याद नहीं कि कभी किसी ने 2002 के दंगों के लिए या उसके बाद के जो दंगे हुए, कई सारे मेरठ का एक दंगा हुआ था, किसी ने कभी माफ़ी-वाफ़ी माँगी हो ऐसा तो मेरे को याद नहीं है और जो बीजेपी शासित राज्यों में दंगे हुए, जिनमें इनके खुद के लोगों के नाम आए, उसमें किसी ने माफ़ी माँगी हो, खेद व्यक्त किया हो, ऐसा भी अभी तक समझ में नहीं आया। इसके बाद आता है 5वाँ चक्रव्यूह सोनिया गांधी जी ने सनातन परंपरा के खिलाफ नफ़रत भरा माहौल बनाया। अब पता नहीं हम तो 2004 में बड़े-बड़े ही थे और 2004 से 14 में जो है तो सनातन के विरोध में तो कोई ऐसा कोई काम मुझे समझ में नहीं आया। एक और सरकार जो गई थी, अगर मेरी याददाश्त सही है और उस समय के इवेंट्स को अगर मैं याद करूँ, तो सरकार जाने का बहुत बड़ा कारण था अन्ना हज़ारे का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का जो आंदोलन था। वही सबसे बड़ा कारण था और बाकी करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसकी वजह से सरकार गई थी। सनातन परंपराओं के खिलाफ नफ़रत का माहौल बनाना, ये सारी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आती कि ये कभी डिस्कस भी हुई थी। अब इसके बाद जो है तो संस्कृति को भी नुकसान पहुँचाया है, पता नहीं कैसे संस्कृति को नुकसान पहुँचाया है, ये सारी चीज़ें के चक्कर में हम पड़ते नहीं हैं। फिर इसके बाद हम आते हैं निर्मला सीतारमण जी के बारे में। अब निर्मला सीतारमण ने कहा कि विपक्ष के नेता द्वारा बजट में हलवा समारोह पर किए गए सामान्य संवाद को सुनकर दुःख हुआ और उन्होंने कई सारी चीज़ों पे क्वेश्चन उठाया कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में कोई एससी, एसटी, ओबीसी हैं? क्या उन्होंने ये भी कहा कि अ, उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो है तो कर्नाटका में फंड्स को जो है एससी-एसटी को एलोकेटेड फंड को अलग-अलग स्कीम्स को के फंड्स को जो है तो इधर-उधर कई जगह पे लगाती रहती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्पेशल स्टेटस के जो राज्य होते हैं, उनमें तो ये आज़ादी होती है कि वो एक स्कीम के फंड को दूसरे फंड में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी नॉर्मल स्टेट को ये परमिशन नहीं होती है कॉन्स्टिट्यूशनली कि एक स्कीम के तहत दिए गए फंड को आप दूसरी जगह के फंड दूसरी फंड में यूज़ कर सकें। उसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है फंड एलोकेशन के लिए केंद्र से क्योंकि अनुदान केंद्र का होता है। अब ये सारी जो बातें हैं, उसके बाद मुद्दों की बात ना कोई आजकल करने की बात करता ही नहीं है, ऐसा समझ में आता है। मुद्दे तो खत्म होते जा रहे हैं। ना ही किसी को एम्प्लॉयमेंट से मतलब है, ना ही किसी को अ, महँगाई से मतलब है। उसके बाद जो है तो अ, अभी भी बीजेपी जो है तो उसी ढर्रे पे लगी हुई है। अभी काँवड़ वाला जो है तो मुद्दा उठाया उन्होंने, फिर अभी जो है तो कल उत्तर प्रदेश सरकार ने लव जिहाद पर एक नया कानून बना दिया है। मतलब हम वही कोर हिंदुत्व एजेंडा, इनका वही उसी तरीके के का चाल-चलन वैसा ही है जैसा कि चल रहा था द 4 जून से पहले। मैं भी उन लोगों में से था जब किसी ने पूछा कि सरकार किसकी बननी चाहिए, तो मेरा मानना था कि शायद कांग्रेस इस समय पे तैयार नहीं है सरकार बना लेने के लिए और और अगर ये सरकार विपक्ष की सरकार बनेगी भी तो वो उतनी मजबूत सरकार नहीं बनेगी। इसलिए सरकार तो एनडीए की बननी चाहिए, बीजेपी की नहीं, जैसा कि अभी हुआ और हम जब यहाँ पे बात करते हैं सटीक नेटवर्क में तो हम बिल्कुल लॉजिकल बातों पे बात करते हैं, किसी भी रेटोरिक का इस्तेमाल करने में से हम बचते हैं। तो हमारा ये मानना है कि आज हमारा संसद जो है तो बैलेंस हुआ है। पिछले 10 सालों में बैलेंस नहीं था, सत्ता पक्ष अपनी दादागिरी चलाता था संसद के अंदर, जो कि शायद अब कम हुई है और विपक्ष की आवाज़ को भी मीडिया दिखाने लगा है और मीडिया चैनल्स में दिखाने लग गया है। और एक और बात कि वो जो मीडिया को ग्लास के कमरे में बंद करने वाली बात थी ना, उसे भी राहुल गांधी ने उठाया और जो है, तो वो शायद उससे बरी हो चुके हैं। आप हमारे वीडियो को देख कर के ये ज़रूर बताएँ कि आप क्या सोचते हैं ये जो चक्रव्यूह पिंजरा और
निर्मला जी ने जो एससी-एसटी, जातिगत आरक्षण इन सब के बारे में अपने व्यूज़ ज़रूर बताएँ हमें कमेंट्स में। और अगर आपके कोई सुझाव है तो वो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आप बिल्कुल श्योर रहें कि आपके सारे कमेंट्स हम पढ़ेंगे और आपके कमेंट्स पे जो भी हमें फीडबैक मिलेगा उस पे हम ज़रूर एक्शन लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।